यस, वेरी गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट विद अनदर रिवीजन सेशन। और हमारे इस रिवीजन सीरीज में, फास्ट ट्रैक सीरीज में, हम लोग एक एक लेक्चर में पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के हम लोग कवर करते जा रहे हैं। बराबर है। सो अब आज के सेशन में हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस को कवर करने वाले हैं, सब कुछ। ठीक है, थ्योरी, ट्रू फॉल्स, उसके अलावा आपका आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज और सारे टॉपिक्स भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं, विल बी डूइंग ऑल द टॉपिक्स एज वेल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल क्या होता है, एक क्विक आपको रिकैप देता हूं इसका। देखिए, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब जैसे हम लोग हमारे कस्टमर्स को कई बार गुड्स भेज देते हैं और उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो गुड्स क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, सेल मतलब अप्रूव कर सकते हैं, या हमें गुड्स रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर उन्हें गुड्स पसंद नहीं आते हैं तो वो हमें गुड्स रिटर्न बैक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सिस्टम होता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। जैसे यहां पर, जैसे मान लेते हैं बेटे ए ने क्या किया है, ए ने लेट्स से यस, ए ने बेटा क्या किया है, तो गुड्स जो है वो बी को दिया। बराबर है। और डेट अज्यूम करते हैं हम लोग, इसका डेट अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए आज का डेट मैं ले लेता हूं 10th of November 22 को ए ने बी को गुड्स दिया। ठीक है, ऐसे गुड्स उसने दिए जिसकी कॉस्ट थी 5,000 रुपए और उसका सेलिंग प्राइस था 6,500 रुपीज। ठीक है, तो ये गुड्स हमने बी को दिए, ए ने बी को दिए। ठीक है, ये 10 नवंबर को दिए। बी के पास ये ऑप्शन है, अगर उसे पसंद आएगा तो गुड्स रख लेगा और नहीं पसंद आएगा तो गुड्स वापस कर लेगा। अब 10 तारीख को हमने गुड्स दिए उसको और उसको बोला है कि भैया आप 10 दिन में, आप 15 दिन में हमें बता देना आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया। 15 डेज का टाइम है। ठीक है, तो अब बी क्या करेगा, ऑब्वियस बात है 10-15 दिन में देख लेगा उसको गुड्स जम रहा है नहीं जम रहा है। जमेगा तो रखेगा, नहीं तो फिर वापस करेगा। तो जब तक ये गुड्स बी के पास में है, जैसे फॉर एग्जांपल 11 नवंबर 2022, बेटा इस गुड्स का ओनर कौन गिना जाएगा? अभी तक बी ने यस नहीं कहा है, तो इस गुड्स का ओनर ए ही माना जाता है। ठीक है, तो पोजीशन भले बी के पास में होगा, गुड्स फिजिकली बी के पास में होगा, लेकिन गुड्स का ओनर ए ही होगा। जब तक बी उसे अप्रूव नहीं कर देता, जब तक बी उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक उस गुड्स का ओनर ए ही माना जाता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ए को सेल्स कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब बी अप्रूव करे। लेकिन ए एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसको थोड़ी इतना याद रहेगा कि किसको सैंपल के तौर पे दिया है किसको नहीं। तो नॉर्मली वो क्या करता है, वो अपने जो जिन जिन पार्टीज को वो ऐसा गुड्स देता है सैंपल के बेसिस पे, तो उन सभी को जब भी गुड्स देता है वो सेल समझ लेता है। एक्चुअल वो सेल होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर लेता है, वो सेल समझ लेता है। वो 10 नवंबर को ही सेल समझ लेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर 10 नवंबर को सेल समझ रहा है और 10 तारीख को ही सेल्स का एंट्री कर रहा है, तो अगर उसके कुछ दिन बाद मान लेते हैं 15 नवंबर को सामने वाला यस कह रहा है, सामने वाला बोल रहा है मुझे पसंद आ गए गुड्स, तो क्या अब ए वापस से सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड करेगा? नहीं, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है। ठीक है, तो ए को सेल्स का एंट्री करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बी 15 तारीख को कहता है कि मुझे गुड्स पसंद नहीं आया, मैं आपके गुड्स वापस भेज रहा हूं, तो फिर इन दैट केस ए को 15 तारीख को सेल्स का रिवर्सल दिखा देना चाहिए। ठीक है, ए 15 तारीख को सेल्स का रिवर्सल दिखा देता है। और इसके अलावा मान लेते हैं बेटा कि हमने गुड्स भेजे थे 29 ऑफ मार्च को। हमने कहा था एक हफ्ते का समय है, बराबर है, पसंद आए तो रखना, नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। अब 29 मार्च को गुड्स भेजे गए तो अपन ने तो सेल्स दिखा दिया। अपन ने एंट्री क्या पास की होगी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कौन से भाव पे किया होगा, 5,000 या 6,500? ऑब्वियस बात है, सेल्स का एंट्री तो सेलिंग प्राइस पे ही हो सकता है, तो बी टू सेल्स हमने 6,500 दिखा दिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर बी टू सेल्स 6,500 हमने दिखाया है और ईयर एंड पे बेटा अभी तक यस नो उसने नहीं कहा है और उसके पास ऑप्शन है अभी भी यस नो करने का, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो फिर इन दैट केस ईयर एंड पे ये गुड्स का मालिक तो है नहीं, हम ही गुड्स के मालिक हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेल्स का रिवर्सल करेंगे और ईयर एंड पे इस स्टॉक को हम अपनी ओनरशिप का है ऐसा दिखाएंगे। ठीक है, अपने को क्लोजिंग स्टॉक बुक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम कॉस्ट प्राइस पे बुक करेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस लेसर है। ठीक है, सो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लेसर का रूल होता है, तो हम लोग उस बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न का।
सो गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस, ये सब नाम एक ही है बेटा, सेल और रिटर्न बोलो, सेल और अप्रूवल बोलो, ठीक है, या सेल ऑन अप्रूवल बोलो। सो इसमें गुड्स दे दिए जाएंगे, सामने वाले के पास राइट होगा कि वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है, पोजीशन तो ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप नहीं। इसका अकाउंटिंग टोटल 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। या तो ये ट्रांजैक्शंस कैजुअली हो रहे हैं, हमारे लिए ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला यही काम का है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इन्हीं के ऊपर है। तो या तो ये गुड्स कैजुअली भेजे जा रहे हैं, कैजुअली यानी कभी कभी, कोई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, कभी कभी सिर्फ ऐसा करते हैं, ठीक है, और बहुत ही चुनिंदा कस्टमर के साथ ऐसा करते हैं जहां अपने को पता होता है कि ये बिकी जाएगा, ठीक है, तभी हम ऐसा करते हैं। तो हम ऐसे केसेस में उसे ऑर्डिनरी सेल्स ट्रीट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शंस बहुत फ्रीक्वेंट है लेकिन न्यूमरस नहीं है, तो हम एक सेल और रिटर्न जर्नल बना लेते हैं, एक किताब जिसमें उसकी डिटेल्स लिखी जाती है। और अगर ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट है, न्यूमरस है, तो फिर हम लोग सेल और रिटर्न डे बुक भी बनाएंगे और इसके अलावा सेल और रिटर्न लेजर भी बनाएंगे। ये सारी किताबें मेमोरेंडम बुक्स होती है, रफ वर्क होता है, आप अपने नॉलेज के लिए बस उसे बना के रखते हो, ये एक्चुअल जर्नल लेजर नहीं होते। ये सिर्फ नाम के लिए जर्नल लेजर है, लेकिन ये कोई जर्नल और लेजर एक्चुअल में नहीं होते हैं। ये सिर्फ अपन अपने को नॉलेज रहे, पता रहे, इसलिए लिखकर रखते हैं उसको। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये पहली टेक्निक और ये तीसरी टेक्निक है, याद रखिएगा। पहली टेक्निक पे चलते हैं, जब ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, कैजुअली काम चल रहा है, ठीक है, सो व्हेन द गुड्स फर्म सेंड द गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो याद रखिएगा बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन जब गुड्स भेजता है, बेटा बिजनेसमैन जब गुड्स भेजता है ना, वो उसी टाइम उसको सेल दिखा देता है, ठीक है। सो व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड ऑन अप्रूवल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, डेटर टू सेल्स। तो फिर अगर वो गुड्स रिटर्न कर देगा तो सेल्स को रिवर्स कर लो ना, या तो सेल्स को डेबिट करो या सेल्स रिटर्न को डेबिट करो टू डेटर्स। अच्छा, दोनों एंट्री किस पर होने वाली है, सेलिंग प्राइसेस पे। मान लो कुछ दिन बाद वो फोन करके बोलता है कि गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, कोई जरूरत नहीं है एंट्री की, बराबर ना, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही सेल दिखा दिए थे, जब भेजे थे उसी टाइम सेल दिखा दिए थे, तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए ईयर एंड पे अभी तक यस नो नहीं हुआ है, तो बेटा अगर ईयर एंड पे यस नो नहीं हुआ है तो आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ती है, सेल्स का रिवर्सल और हमें स्टॉक दिखाना पड़ता है। तो सेल्स का रिवर्सल हो जाएगा सेल्स टू डेटर, ये एंट्री सेलिंग प्राइस पे होगी, और अगली एंट्री क्या होगी, हम लोग स्टॉक दिखाएंगे, अपना स्टॉक जो अपने कस्टमर्स के पास है, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, और ये एंट्री होगी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, ठीक है। तो मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूं आपको कौन कौन सी एंट्री करनी है। बेटा जब ए बी को गुड्स भेज रहा है, वो एंट्री करेगा बी टू सेल्स। एंट्री किस पे होगी, सेल प्राइस मान लीजिए 6500 था हमारे एग्जांपल में, तो वो एंट्री पास करेगा 6500 पे, ठीक है। ए टू बी क्या बोलते हैं 6500, यानी वो एंट्री पास करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर बी ने रिटर्न कर दिया तो ए एंट्री पास करेगा सेल रिटर्न टू बी 6500। अगर मान लो बी ने अप्रूव कर लिए तो ए एंट्री पास नहीं करेगा। और ईयर एंड पे हमेशा 2 एंट्रीज होती है, ईयर एंड पे कंपल्सरी 2 एंट्री होती है। एक तो सेल्स का रिवर्सल, एंट्री क्या बनेगा, सेल्स डेबिट टू बी, ये एंट्री सेलिंग प्राइस पे होगी। और उसके बाद अगली जो एंट्री होगी वो कौन सी होगी, स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, या टू परचेजेस भी आप कर सकते हैं। ये एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होती है, यानी 5000, जो हमारे इस केस में अपन ने कॉस्ट ली हुई थी, ठीक है। तो ये एंट्रीज होती है। अभी स्टूडेंट्स सोचो अगले साल क्या होगा। अगले साल अपन ने ईयर एंड पे क्या किया बेटा, सेल्स का रिवर्सल कर दिया, है ना, ईयर एंड पे सेल्स का रिवर्सल कर चुके हैं ऑलरेडी, और स्टॉक अपना दिखा चुके हैं। अगर नेक्स्ट ईयर अब सामने वाला बोलता है कि हमें गुड्स पसंद आ गए, तो क्या हमें सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सेल रिवर्स कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट ईयर में सामने वाला अप्रूव करेगा तो हम फिर से सेल्स का एंट्री पास कर देंगे, और अगर वो रिजेक्ट करेगा तो कुछ नहीं, आ जाने तो गुड्स, क्योंकि अपन तो ऑलरेडी सेल्स का रिवर्सल किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये होने वाला है ना। तो नेक्स्ट ईयर में कब एंट्री होती है, नेक्स्ट ईयर में सामने वाला अगर अप्रूव करेगा तो एंट्री करना है, रिजेक्ट करेगा तो नहीं करना है। So goods on approval if approved or rejected in the next year, अगर अप्रूव करेगा तो डेटर टू सेल, नहीं अप्रूव करेगा तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई बेटा एंट्री की जरूरत नहीं होती इस केस में, ठीक है। सो इस तरीके से बेटा एंट्रीज आपको पास करनी है।
क्या वॉइस सभी के लिए ब्रेक हो रहा है? नीलेश, आपके तरफ नेटवर्क इश्यू है। ओके नीलेश, श्रीरंग, आपके तरफ नेटवर्क इश्यू है। यस, चलिए। सो एंट्रीज का स्कीम समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार वापस से क्विकली रिकैप दे रहा हूं। गुड्स जब हमने भेजे, ईयर 1 की बात कर रहा हूं, ईयर 1 गुड्स भेजे पार्टी टू सेल्स, अप्रूव हुए बाद में जाके, नो एंट्री। रिजेक्ट हो गए तो एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू पार्टी। ठीक है, और अगर ईयर एंड पे अभी भी बैलेंस है, पता नहीं है यस नो का, तो दो एंट्री पास होती है। एक तो सेल्स रिटर्न टू पार्टी, रिवर्सल, और फिर आप इसके साथ क्या एंट्री पास करोगे? स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। इन दोनों एंट्री की स्पेशलिटी ये है, ये हमेशा सेलिंग प्राइस पे होने वाली एंट्री होगी, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होने वाली एंट्री होगी, क्योंकि कॉस्ट हमेशा सेलिंग प्राइस से कम ही रहेगी हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में। अगर ये कम रहा, सेलिंग प्राइस कम रहा, तो फिर आप कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर का रूल लगा लोगे। नेक्स्ट ईयर क्या होगा बेटे? नेक्स्ट ईयर में अगर अप्रूव हुआ तो आप एंट्री पास करोगे पार्टी टू सेल्स, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में सामने वाला रिजेक्ट कर देता है तो नो एंट्री। ठीक है, तो एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द एंट्री स्कीम विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें कई बार ऐसा भी होता है, हम लोगों ने गुड्स जब भेजा था ना, हमने मान लो ए ने बी को गुड्स भेजा था कितने पे? 6500 पे, है ना? 6500 पे भेजा था, वो उसका सेलिंग प्राइस था। कॉस्ट प्राइस कितना था? 5000। अब बी ने फोन करके बोला उसको गुड्स तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये प्राइस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, वॉइस क्लियर है क्या? मुझे यहाँ नोटिफिकेशन आया, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू था मेरे पास। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ठीक है, ठीक है, बीच में लैग हुआ था। ओके, अभी क्लियर है ना? ठीक है, चलो, अगर कुछ भी ऐसे दिक्कत आ जाए तो बता दीजिएगा, है ना? सो सेलिंग प्राइस 6500 है, कॉस्ट प्राइस है 5000। तो बेटा ए ने बी को 6500 पे दिया। बी देखा गुड्स गुड्स, उसको अच्छा तो लगा, लेकिन बी ए को फोन करके बोलता है कि भाई मैं गुड्स तो ले लूंगा आपसे, लेकिन ये प्राइस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा इसका 6200 दे सकता हूं आपको। वो 300 रुपीज मना कर रहा है। ए बोला चल ठीक है, माल बिक तो रहा है, प्रॉफिट तो आ रहा है, तो उसने क्या किया? उसने 6200 में डन कर दिया। अब प्रॉब्लम ये, हम तो ऑलरेडी एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं, हम तो ऑलरेडी एंट्री कितने पे रिकॉर्ड कर चुके हैं? 6500 पे कर चुके हैं। तो अब आप 300 का सेल्स का रिवर्सल कर लोगे, एंट्री बनेगी बी टू सेल्स टू बी, 300 300 रिवर्सल कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि जब अपन उसके साथ बात कर रहे थे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा देने को भी रेडी हो गया, 6600, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बी टू सेल्स, एक्स्ट्रा सेल बुक कर लेंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। कभी कभी गुड्स जो है ना, वो ज्यादा प्राइस पे भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो डेटर टू सेल आप एक्स्ट्रा एंट्री का डिफरेंस का पास करोगे। और अगर लोअर प्राइस पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, जिसकी चांसेस थोड़ी ज्यादा होती हैं, सेल्स टू डेटर्स, सो ये भी प्राइस डिफरेंस से किया जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, ये फर्स्ट केस था। सेकंड वाला और थर्ड वाला डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है लेकिन न्यूमरस नहीं है, मतलब काम तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा न्यूमरस नहीं है, तो आप एक ऐसी जर्नल बनाओगे। याद रखिएगा, ये जर्नल जो है ना, एक रफ बुक जैसी होती है, ये कोई एक्चुअल जर्नल नहीं होती आपकी, ये आपकी रफ वर्क जैसी होती है ना? तो इसमें आप खाली लिख लिख के रख लेते हो कि कौन सी पार्टी को किस दिन कितने का माल दिया था, उस पार्टी ने कब वो माल वापस किया, कब वो माल अप्रूव हुआ, कितना बैलेंस बाकी है, ये सब इस बुक में लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये एक रफ बुक होती है, ये एक मेमोरेंडम बुक होती है। ठीक है, तो आप जब यहां पे लिख रहे हो ना, जब आपने गुड्स अप्रूवल पे भेजे, आप यहां पे लिख दीजिए, आपको रिटर्न आ गए, आप यहां लिख दीजिए। ये तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं ना, यहां तो गुड्स दिए अपन ने, सामने वाले ने पसंद नहीं किया, वापस आ गए। एक्चुअल ट्रांजैक्शन कब होगा? जब सामने वाला अप्रूव करेगा।
तो आप यहां पे लिखोगे और अपनी रियल वाली जो जर्नल है, रफ बुक नहीं, रियल वाली जो जर्नल है उसको ओपन करोगे, जो फाइनेंशियल बुक है आपका उसको ओपन करोगे और उसमें लिखोगे पार्टी टू सेल्स। आया समझ में? तो ये वाली जो चीज है ना वो यहां पे आपको लिखनी है, और उसके साथ साथ में जो फाइनेंशियल बुक है हमारा रियल वाला उसमें जाके भी लिखना होगा। और ईयर एंड पे अगर उसके पास स्टॉक पड़ा है, अभी तक उसने यस नो नहीं कहा है, तो ईयर एंड पे हम लोग उसको अपना असेट भी दिखा देंगे, खत्म। ठीक है, तो ये सब चीजें बेटा यहां पे कवर होती हैं। और उसी तरीके से बेटा इसमें आप देखिए, इसमें दो किताबें हो जाती है, एक जो आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल बुक है और एक जो रफ वर्क है। जो एक्चुअल फाइनेंशियल बुक है उसके अंदर सिर्फ ये दो चीजों का एंट्री आता है, जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है, एक्चुअल में माल बिकता है या कुछ स्टॉक उसके पास रह जाता है ईयर एंड पे। और अगर मान लेते हैं उसने क्या बोलते हैं गुड्स अप्रूवल पे भेजे या रिटर्न आ गए, इसकी एंट्री सिर्फ इस रफ बुक में होगी, एक्चुअल फाइनेंशियल बुक में नहीं होगी। जब काम इतना ज्यादा है कि फ्रीक्वेंटली भी हो रहा है और न्यूमरस ट्रांजैक्शंस है, दिन दिन एक एक दिन में 20-20 25-25 ट्रांजैक्शन ऐसे हो रहे हैं, तो आप दो दो किताब रखोगे, सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न जर्नल। बेटा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सेल और रिटर्न जर्नल जो है ये ऐसा भी रखा जाएगा, ठीक है। सेल और रिटर्न जर्नल को ही सेल और रिटर्न डे बुक भी कह सकते हैं। वैसे इसका फॉर्मेट जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करेंगे वो ये वाला होगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स या पार्टी नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। एलएफ का कॉलम आपकी इच्छा पे है, अमाउंट, डेट, कितना अप्रूव हुआ, कितना रिटर्न हुआ, ठीक है। तो ये आप इस तरीके के कॉलम्स बना के कर सकते हैं, है ना। मतलब ऐसे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, नाम लिख दिया, वो गुड्स अप्रूव हुए या रिटर्न हुए वो लिख दिया सामने सामने, और कौन से डेट पे हुए वो भी लिख दिया हमने। ये एक हो गया सेल और रिटर्न डे बुक, और दूसरा है सेल और रिटर्न लेजर, जहां पे आप सेल और रिटर्न के अकाउंट बना लेते हैं, पार्टी के अकाउंट बना लेंगे। ये सारा रफ वर्क है, याद रखिएगा ये सब मेमोरेंडम बुक्स हैं, they do not form part of the regular financial books, ठीक है। रिमेंबर दिस, दे आर पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम बुक, remember they both are memorandum book, they do not form part of financial books, important for true or false also। बहुत ज्यादा इस पे कुछ आता नहीं, ट्रू फॉल्स है ना, दो ही क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन ध्यान में रखिएगा। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का, ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, यस ट्राई करिएगा, सेल और रिटर्न अकाउंट इन द सेल और रिटर्न लेजर represents the value of goods still lying with the customers for approval। सेल और रिटर्न अकाउंट, ओके, सेल और रिटर्न अकाउंट जो होता है सेल और रिटर्न लेजर में, वो ये दिखाता है कि हमारा कितना गुड्स अभी भी कस्टमर्स के पास अप्रूवल के लिए है। आंसर है ट्रू, क्योंकि सेल और रिटर्न अकाउंट जब बनाया जाता है ना वो इसी के लिए होता है कि हमारा कितना गुड्स दूसरों के पास पड़ा है अभी भी, ठीक है। तो ये आंसर है बिल्कुल ट्रू, है ना, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, गुड्स sent on approval are not recorded as credit sales initially when they are sent out। जब गुड्स अप्रूवल पे भेजते हैं तो उसे क्रेडिट सेल नहीं रिकॉर्ड करते हैं बेटा, अपन तो क्रेडिट सेल ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो अपन कौन सी मेथड फॉलो करते हैं, पहली वाली ही फॉलो करते हैं, तो उसमें तो तुरंत अपन उसे सेल दिखा देते हैं। तो ये भी फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है। सो फॉल्स बिल्कुल ठीक है। चलिए बेटा अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। 2021 जैन का ये सवाल है, लेकिन मैं ये वाला अभी नहीं कराना चाहूँगा, मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराना चाहूँगा जो रेगुलर है थोड़ा सा। एक सेकेंड, ठीक है। कोई अगर प्रॉपर जैसा मुझे चाहिए वैसा क्वेश्चन मिल जाए ना, वो वाला कर। 5 मार्क आया क्वेश्चन तो 5 मार्क का आएगा। और मतलब वो जो एक स्पेशल क्वेश्चन रहता है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर सारे ये ऐसे ही आते हैं ना, ऐसे ऑप्शनल वाले टॉपिक्स, तो वो वाले इसमें ये आता है, मतलब उसके अंदर अक्सर आता है ये। हाँ, BRS रेक्टिफिकेशन वाला नहीं, ये वाला जिसमें ADD, अकाउंट करंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो वाले इसमें, वो वाले इसमें। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ये वाला क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं जो MTP May 22 का है, ठीक है। मिस्टर सोमनाथ सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ December 21। दिसंबर 12 को सेंड गुड्स टू कस्टमर, अपने को करना क्या है, कंसिडरिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यूज,
sorry, you are required to pass the necessary journal entries in the books of Mr. Somnath, assuming accounting year closes on 31st December. Consider that transaction values are at the invoice price. Okay, ये invoice price होना चाहिए था, ठीक है। तो ये invoice price पे यानी selling prices पे ये जो दिया हुआ है वो, ठीक है। तो हम लोगों ने 12 तारीख को गुड्स भेजे थे कस्टमर्स को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 25%, 1,60,000। चलिए बेटा, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? पहली जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, टू सेल्स। अपन तुरंत सेल्स ही रिकॉर्ड कर लेंगे उसको, और 1,60,000 ये ऑलरेडी विद प्रॉफिट है, ये बेटा ऑलरेडी विद प्रॉफिट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? दिसंबर 20, अच्छा इसकी डेट भी लिख लीजिए, हाँ इसकी डेट भी लिख लीजिए, डेट है 12 दिसंबर। फिर अगली क्या है एंट्री? 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को क्या हुआ? गुड्स रिटर्न आ गए अपने पास कस्टमर से, तो आप सेल्स रिटर्न भी डेबिट कर सकते हैं, सेल्स भी डेबिट कर सकते हैं। मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर रहा हूं टू ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, टू ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? 70,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? 22 दिसंबर को कस्टमर कुछ अप्रूवल भेज दिए 70,000 के, ये तो रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसकी कोई एंट्री की जरूरत नहीं क्योंकि अपन तो ऑलरेडी सेल दिखा चुके थे। और बचा 27 तारीख को अभी भी 30,000 का माल अवेटेड है, ठीक है। 30,000 का कैसे हो सकता है? लेकिन हमने तो 1,60 का भेजा था, 1,60 का भेजा था, और 70 70 और 30, ये कैसे हुआ भाई? गुड्स रिटर्न 70, अप्रूव है 70, एक 70 होना चाहिए ना, फिर 1,60 कैसे हो रहा है? ये हो सकता है बेटा, अपन यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं कि है ना, ये जो अप्रूवल हुआ है 70,000 का, उसमें हो सकता है कि कुछ गुड्स उन्होंने ज्यादा पे एक्सेप्ट किए हो। चांस तो नहीं लगता मुझे ऐसा होने का, लेकिन हो सकता है, आई थिंक शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सामने वाले गुड्स जो है ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे एक्सेप्ट करें, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। नहीं तो टोटल तो टैली होनी चाहिए थी। अगर 1,60,000 का हमारा इनवॉइस प्राइस था, ठीक है, तो 70 70 1,40 और ये 30, फिर 1,70 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 20 ही बचना चाहिए था, ठीक है। तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो उन्होंने एक्स्ट्रा भाव पे अचीव ये किया है, या तो फिर क्या किया हुआ है बेटा, मतलब या तो फिर हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। मैं थोड़ी देर के लिए जैसा दिया है वैसा ही समझ रहा हूं, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि उसने ज्यादा में खरीदा है गुड्स, ठीक है। तो मैं 22 दिसंबर को एक्स्ट्रा 10,000 का सेल दिखा रहा हूं, आप मत करिए अभी, ठीक है, लेकिन मैं और 10,000 का सेल दिखा रहा हूं, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हैं कि मेरा पॉइंट क्या है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है, अमाउंट्स मैच नहीं हो रही है। नेक्स्ट, 30,000 का गुड्स जो है ना वो अभी भी अवेटेड है, अप्रूवल उसका अवेटेड है, ओके। तो 30,000 का अप्रूवल अवेटेड है, तो 30,000 का सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? अपन सेल्स का रिवर्सल करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री कब होगी? 31 दिसंबर को, बराबर है। हम सेल्स का रिवर्सल करेंगे 30,000 का, और फिर हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे इन्वेंट्री विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। और कितने पे दिखाएंगे? अपने को कॉस्ट पे दिखाना पड़ता है, बराबर है, अपने को कॉस्ट पे दिखाना होता है। कॉस्ट कितनी है? उसने कहा था कि हमने कॉस्ट प्लस 25% पे भेजा है, कॉस्ट पे 25 यानी सेलिंग पे 20% होता है, प्रॉफिट मार्जिन आप लोग कन्वर्ट करते आता है, कॉस्ट पे 25 यानी सेलिंग पे 20, तो 30,000 में 20% प्रॉफिट है, 6,000 उसमें प्रॉफिट का है, तो बचा 24,000 ही कॉस्ट है, 24,000 ही बेटा उसका कॉस्ट है, ठीक है। तो ये एंट्रीज होनी चाहिए, ये एंट्रीज बेटा वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स हैव अ क्विक वेरिफिकेशन। 160 70 160 70 बराबर है, उन्होंने 10,000 का नहीं किया है, 30 और 24 का किया है, उन्होंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, जो थोड़ा सा अजीब है ना, वो अजीब चीज है, ठीक है। कुछ तो भी क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये बात तो पक्की है,
या तो फिर हो सकता है स्टूडेंट्स कि जो उन्होंने रिटर्न भेजा था ना, जो रिटर्न भेजा था वो अमाउंट यहाँ शायद फिर गलत टाइप हो गया, 60 होना चाहिए, मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि 160 का तो उसने एंट्री किया हुआ ही है, 70 का भी अच्छा 70 का अप्रूवल इसका एंट्री है, तो फिर ये 60 का आया होगा, अप्रूवल का 60 का होना चाहिए, ये अमाउंट शायद गलत टाइप हुई है या समथिंग लाइक दैट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको सबको समझ में आ गया, इसलिए मैंने आपसे ये एंट्री लिखवाया भी नहीं। हाँ किसका? हाँ सजेस्टेड है, सजेस्टेड। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया। अब बेटा अपन एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस फटाफट करना स्टार्ट करते हैं, जो जो होते जाएंगे उसको टिक करते जाएंगे। स्टूडेंट्स लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 500 सेंट टू XYZ लिमिटेड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट 750 पर यूनिट। ठीक है, तो हमने 100 यूनिट्स भेजे थे, 500 रुपए में भेजे थे। ठीक है, अच्छा 500 रुपए तो कॉस्ट है, उसे भेजा 750 में है, वो ट्रांजैक्शन सेल्स बोलकर रिकॉर्ड हुआ है इन द बुक्स। ठीक है, तो अपने को इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड कर लेते हैं ना फटाफट। तो एंट्री क्या बनेगी वैसे? ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स कितने का आएगा बेटा एंट्री? 100 इंटू 750, तो ये एंट्री आएगा 75,000 का। इसका डेट तो नहीं आएगा, लेकिन ये वाला एंट्री आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स 75,000। क्लियर, इजी है यहाँ तक? आउट ऑफ 100 यूनिट्स ओनली 60 वेर एक्सेप्टेड, तो 60 एक्सेप्ट हुए, उसका तो एंट्री करने का जरूरत ही नहीं अपने को, बराबर है। ड्यूरिंग द ईयर एट 700 पर यूनिट, भेजा कितने पे? 750 पे। एक्सेप्ट कितने पे किया? 60, 700 पे एक्सेप्ट किया, 50 रुपए कम पे एक्सेप्ट किया है। सेल्स का रिवर्सल करिए, 50 इंटू 60 यूनिट, राइट? तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स बराबर है 50 इंटू 60, बेटा 3000 का सेल्स हमें रिवर्स करना पड़ेगा, राइट? 3000 का हमने सेल्स रिवर्स कर लिया, क्योंकि उसने 700 पे एक्सेप्ट किया है। बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मतलब अपने को दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो सेल्स का रिवर्सल, कितने इसका रिवर्सल करना पड़ेगा ये ईयर एंड पे? ये 31 मार्च को एंट्री होगी, हाँ लास्ट ईयर मंथ में। हाँ, ये कितने महीने का करना पड़ेगा? 40 यूनिट का, क्योंकि 60 तो एक्सेप्ट हो चुके हैं। 40 यूनिट इंटू 750 उसका सेलिंग प्राइस, 40 इंटू 750। और फिर हम लोग इन्वेंट्री दिखाएंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, राइट? इन्वेंट्री विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग। इन्वेंट्री कितने पे दिखाओगे? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट उसकी 500 रुपए है, 500 इंटू 40 यूनिट, तो ये एंट्री होगी बेटा 20,000 पे। नहीं, ये तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसने कहा है कि फॉर द ईयर एंडेड की पूरी एंट्रीज बनाओ, तो 30 नहीं दिया, नहीं तो भी करना तो पड़ेगा अपने को। मतलब उसने फॉर द ईयर एंडेड की पूरी एंट्रीज बोली है ना अपने को, तो फॉर द ईयर एंडेड में तो ये आएगा ही ना इसका। ऐसा मेरे पास क्वेरी आया है कि 40 यूनिट कैसे आए। देखिए खुशी, कैसा हुआ, 100 यूनिट हमने भेजे और 60 यूनिट उसने एक्सेप्ट कर लिए। 100 में से 60 उसने एक्सेप्ट कर लिए, तो 40 के बारे में हमें पता नहीं है ना, उसने यस कहा या नो कहा। 40 अभी भी बैलेंस है, तो वो 40 का अपन ने सेल्स का रिवर्सल किया और वही 40 को हमने स्टॉक बोलकर दिखा दिया। क्लियर? तो 75, 3, 30, 20 सारी एंट्री हमारी मैच हो गई है। चलिए बेटा अगला, अब मैं एक काम करता हूं, ये जो बुक वाला है ना ये थोड़ी देर बाद में कराता हूं, क्योंकि वो सब एक जैसे ही है ना, सब साथ में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। 2022 जून, पी सेंट आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड द सेम इन द सेल्स अकाउंट। 31 मार्च 21 को ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस था 3 लाख। अब ऐसा इसने क्यों दिया है? क्योंकि वो आपसे बैलेंस शीट भी मांग रहा है नीचे।
वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पूछते हैं कि आपके बैलेंस शीट में आप ट्रेड रिसीवेबल का कितना फिगर आएगा, सेल्स का कितना, ये क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री का कितना फिगर आएगा, इसलिए। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस था 3 लाख रुपीज, विच इंक्लूडेड 21,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, बराबर ना, जिसमें 21,000 गुड्स ऑन अप्रूवल थे, जिसके बारे में अभी तक इंटीमेशन नहीं मिला था। तो ऑब्वियसली बात है, हम इसको रिवर्स करेंगे, राइट। गुड्स वेर सेंट आउट ऑन 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट, और ये ए और बी को भेजे गए थे 12,000 और 9,000 के। ए ने अपना इंटीमेशन 30 अप्रैल को भेजा, बी ने अपना रिटर्न जो है वो अप्रैल में किया, तो 31 मार्च को तो दोनों भी गुड्स के मालिक हम ही थे। मेक एडजस्टमेंट एंट्री, शो दिस आइटम्स, हाउ विल दे अपियर इन 31 मार्च। तो आपसे एडजस्टमेंट एंट्री मांगी गई है, ठीक है, आपसे ईयर एंड की एडजस्टमेंट एंट्री मांगी गई है। 21,000 का गुड्स था, बराबर है, 21,000 का सेल हुआ था, तो अपन ये ईयर एंड की यही दो एंट्रीज पास करेंगे, बराबर ना, अपन यही दो एंट्री पास करेंगे ईयर एंड की। सेल्स का रिवर्सल 21,000 पर, और फिर इन्वेंट्री कितना दिखाएंगे विद कस्टमर, अपन विद कस्टमर इन्वेंट्री कितना दिखाएंगे, ये गुड्स 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट भेजा गया है, 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट, 25 यानी 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सो इसका 80% अपना कॉस्ट वैल्यू होगा 16,800, 20% उसमें प्रॉफिट का है, बराबर है, तो 16,800 उसकी कॉस्ट होगी, आप 20% प्रॉफिट का हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री कब हुई, दोनों की दोनों 31 मार्च को। फिर उसने क्या पूछा कि बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा, और इसकी एंट्रीज क्या होगी 31 मार्च को, सॉरी अप्रैल में। तो अप्रैल में तो जिसने यस बोला उसकी एंट्री करनी पड़ती है, तो सिर्फ ए की एंट्री करनी पड़ेगी 12,000 की, सो ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, यही एंट्री अपन करेंगे नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में। डेट क्या है उसकी, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को हम यही एंट्री करेंगे 12,000 की, जो रिटर्न आएगा उसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसीलिए एग्जैक्टली रिवर्स हो चुका है ना, अपन ने रिवर्स कर दिया था पहले ही। तो यहां पे सेल्स का रिवर्सल हो चुका था, फिर हमने स्टॉक दिखाया, और नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, जब सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तो अपन ने उतना डेबिट कर दिया उसको, ए टू सेल्स, क्लियर। जो रिटर्न करेगा नेक्स्ट ईयर में उसकी एंट्री नहीं की जाती है। और अब आपको पूछा है कि बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा, तो मैं फटाफट एक बैलेंस शीट है ना बेटा बना के बता देता हूं आपको, बैलेंस शीट कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई डू वन थिंग, तो अगर ये बेटा बैलेंस शीट है आपका, तो इसमें ऐसा दिखेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, इनर कॉलम में आप दिखाएंगे कितना, तो इनर कॉलम में आप दिखाएंगे ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख का था, बराबर है, जिसको आपने रिवर्स कर लिया, राइट। ट्रेड रिसीवेबल्स 3 लाख का लेस ऑन अप्रूवल, 21,000 इसमें से लेस किया आपने, कितना बचा, सो 3 लाख माइनस 21,000, ये हो गया बेटा कितना, 279, बराबर है, जो बाहर आया। वैसे ही इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री आपकी कितनी थी देखो, 1,80,000 की इन्वेंट्री थी, है ना, 1,80,000 की, एड ऑन अप्रूवल, जो अप्रूवल पे इन्वेंट्री उसके मालिक भी तो हम ही हैं, ठीक है, तो अप्रूवल वाला ऐड कर लीजिए, अप्रूवल वाले की कॉस्ट थी 16,800, तो ये हो जाएगा 196,800। आया बेटा समझ में कैसे प्रेजेंट करना है उसको बैलेंस शीट में। ट्रेड रिसीवेबल्स में से वो कम हो जाएगा क्योंकि उतना एक्चुअल में रिसीवेबल है नहीं, और इन्वेंट्री में वो ऐड हो जाएगा क्योंकि उसके मालिक हम हैं। दिस इज हाउ वी प्रेजेंट इट इन द बैलेंस शीट। एक बार चेक कर लेते हैं, चाहिए तो पहले तो एंट्रीज चेक कर लेते हैं, एंट्रीज सही होगी, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है। सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स सही है 21,000, फिर इन्वेंट्री विद टू ट्रेडिंग 16,800 बराबर है, और ट्रेड रिसीवेबल या ए टू सेल्स बिल्कुल सही है 12,000। फिर बैलेंस शीट में देखो 279 और 196,800 बिल्कुल सही है, जैसा अपने को दिखाना था बिल्कुल अपन ने वैसा ही प्रेजेंट किया है इसको यहाँ पे, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। इजी, नोट कर लीजिए, कमान।
चलिए चले आगे, है ना। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन है ना। गणेश सेंड्स आउट गुड ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर, इंक्लूड द सेम इन सेल्स। 31 मार्च को ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस 75 था, जिसमें 6500 वेर सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। ये गुड्स 30% ओवर एंड अबव कॉस्ट थे, जो आदित्य और बकीराम को भेजे गए थे। आदित्य ने अपना एक्सेप्टेंस जो है वो 25 अप्रैल को दिया है, और बकीराम ने 15 अप्रैल को गुड्स रिटर्न किए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट एंट्रीज करो, बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा दिखाओ, अगले साल अप्रैल के एंट्रीज बताओ, और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी लास्ट लाइन में दिया है। सेम है बेटा, आपको बार बार करने का जरूरत नहीं है, मैं क्विकली इसको करके बता देता हूं। तो बस मुझे अमाउंट्स ही तो चेंज करनी है। पहली एंट्री तो यही रहेगी, सेल्स का रिवर्सल कितने पे होगा बेटा, हमारा 6500 का गुड्स जो अप्रूवल पे गया हुआ था, बराबर है, तो 6500 का ये एंट्री। फिर इन गुड्स को 30% ओवर कॉस्ट भेजा है। समझने की कोशिश करिए, अगर कॉस्ट 100 रुपए है, एक काम करता हूं यहां पे बता देता हूं, कॉस्ट अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो उस पर प्रॉफिट कितना लगा है, बहुत बढ़िया विपुल, प्रॉफिट लगाया 30%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई होगी 130। अब आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस 6500 है, हमने 6500 पे भेजा है ना उसको, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर 130 6500 है तो 100 कितना है ना, सो डिवाइड दिस बाय 130%। आंसर आता है बेटा 5000। 5000 में मैं 30% ऐड करूंगा ना, तो 6500 होगा तब जाके। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 5000 का हमारा ये। और उसके बाद अगले साल किसने एक्सेप्ट कर लिया, आदित्य ने एक्सेप्ट कर लिया 25 अप्रैल को, 3900 का उसका माल था, तो 3900 है ना, ये उसका एक्सेप्टेड टू सेल्स। आदित्य, ये एक समझ लेना भाई, आदित्य टू सेल्स। ठीक है, और अब बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा 31 मार्च को, ट्रेड रिसीवेबल आपका कितना था, 75,000 का ट्रेड रिसीवेबल, राइट। 75,000 का ट्रेड रिसीवेबल लेस क्या करूंगा, ऑन अप्रूवल 6500, है ना, तो 75,000 माइनस 6500, तो ये आगे बेटे 68,500। और इन्वेंट्री हमारी कितनी थी वहां पे, 50,000 की हमारी इन्वेंट्री थी। ओके, तो 50,000 की इन्वेंट्री लेस ऑन एड ऑन अप्रूवल, हमारा 5,000 का उसमें कॉस्ट था, बराबर है, तो 55,000 का माल ये बाहर जाएगा। क्लियर सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कुछ भी डाउट एक्सप्लेन करके दूं कुछ? परफेक्ट, क्लियर हो जाए प्लीज रिवर्ट बैक करते रहिए, क्लियर, सी, डन, जो भी है लिखते रहा कीजिए। चलिए बेटा, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल सही है 6500, 5000 का इन्वेंट्री भी सही रिकॉर्ड हुआ है, अगले साल हमने ट्रेड रिसीवेबल टू सेल भी सही किया है। बैलेंस शीट में देखो 68,500 का ट्रेड रिसीवेबल भी सही है, इन्वेंट्री भी 55,000 की सही है, टोटल भी उसने किया हुआ है, अपन ने भी किया है। बैलेंस शीट बिल्कुल ऐसा ही लिखना, एक्सट्रैक्ट एंड ऑल दैट थिंग। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें, कौन सा करें, तो एक काम करता हूँ मैं, ऐसा एक और क्वेश्चन है क्या, चेक करते हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 10, आरटीपी नवंबर 22, बेटा आपकी आरटीपी का सवाल है ये, वापस वैसा ही है, देखो, मिस्टर जय सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर इंक्लूडिंग द सेम इन सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 15,000 के थे। बेटा अब फिगर है ना सब डबल कर दिए, 1,50,000 है ना, सॉरी डबल कर दिए, डबल, बराबर है। आप देखो 6500 का था ना पिछली बार, तो अब 13,000 कर दिया, डबल। गुड्स ऑन अप्रूवल जिसके सामने इंटीमेशन नहीं मिला, गुड्स वेर सेंट आउट एट 30% ओवर एंड अबव कॉस्ट। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट डबल कर दी है। नारायण और राम 7,800, याद है, उसका 3,900 था, उसका डबल 7,800 है, और ये राम का, नारायण ने इंटीमेशन भी 25 अप्रैल को ही भेजा है, राम ने रिटर्न कर दिए। कैसे दिखेगा बैलेंस शीट में, उसकी ईयर एंड एंट्रीज और क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी डबल कर दिया है, 1,00,000, सब कुछ डबल है। करने की कोई जरूरत है बेटा इसको, क्या इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है? यस, क्या इस क्वेश्चन को बेटा करने की जरूरत है? कमान कमान, सेम ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट्स डबल कर दी हैं। तो ठीक है, मैं टिक कर देता हूं इसको, है ना, आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही चीज है, बिल्कुल सेम है, सारी अमाउंट्स बस डबल हो गई है।
ये तो हम कर चुके। स्टूडेंट्स एमटीपी May 22, संगीता सेंड्स आउट गुड्स ऑन कस्टमर इंक्लूडिंग द सेम टू सेज 1.5 लाख का है, 13,000 का अप्रूवल पे भेजा हुआ। बस मानसी और दिव्या गुड्स कॉस्ट के ऊपर 30%। मानसी ने इंटीमेशन भेजा 25 अप्रैल को, दिव्या ने रिटर्न कर दिया। बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, एंट्रीज क्या करोगे अप्रैल में, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, जो एमटीपी मई में था वही आरटीपी नवंबर में है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्या इसको करने की कोई जरूरत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एमटीपी May 22 का क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, एक ही क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि इसमें घिसे पीटे 2-3 ही कैटेगरीज हैं, वही हर बार आते हैं, तो वो अपन कर लिए है ना। 4 क्वेश्चन तो हमारे टिक हो गए फटाफट फटाफट। ठीक है, बढ़िया। चलिए बेटा, अभी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं। अभी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये हमने कर लिया था स्टूडेंट्स। ये अगली कैटेगरी का है, मैं पहले फर्स्ट कैटेगरी पे रहना चाहूँगा। ठीक है, ये वाला करते हैं बेटा। अभी अपन फर्स्ट कैटेगरी पे हैं, ये बात ध्यान रखिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से एक है। आरटीपी November 21, on 31st December 20 goods sold at a sale price of 6,000 were lying with the customer। ये सेल और रिटर्न पे भेजे गए थे, लेकिन एक्चुअल सेल्स बोल के रिकॉर्ड हुए थे, उसका कंसेंट हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑब्वियस बात है, 2 एंट्रीज करनी पड़ती है अपने को 31 दिसंबर को। वो भेजे गए थे कॉस्ट प्लस 20% पे। प्रेजेंट मार्केट है उसका 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब जब आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने जाओगे तो एनआरवी पे जाना पड़ेगा हमें। बस वो 2 एंट्रीज वो मांग रहा है, तो 2 एंट्रीज तो बेटा अपने को पता है कि 2 एंट्रीज तो यही होगी, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। आपको बस अमाउंट ढूंढना है। कम ऑन, आप ये दोनों अमाउंट मुझे ढूंढ के बता दीजिए, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग। कम ऑन, ये 2 अमाउंट आप मुझे ढूंढ के बताएंगे, है ना। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा। 31 दिसंबर को गुड्स भेजे गए थे जिसका सेल प्राइस था 6,000, वेर लाइंग विद द कस्टमर। ठीक है, तो पहली एंट्री का अमाउंट क्या आएगा और दूसरी एंट्री का अमाउंट क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है खुशी, पहली एंट्री तो बिल्कुल सही है आपकी। पहली एंट्री का अमाउंट, पहली एंट्री तो बहुत ही इजी है, 6,000 उसका सेल प्राइस है ही, बराबर है। पहली एंट्री का तो 6,000 उसका सेल प्राइस क्लियरली दिया हुआ है। अब आपको बताना है बस सेकेंड एंट्री का अमाउंट क्या आएगा, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। कम ऑन, इस सेकेंड इसका अमाउंट क्या आएगा? नो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कोशिश करिए कोशिश करिए। सही है खुशी। विपुल दूसरा अमाउंट गलत है, करेक्ट अमाउंट आएगा बेटा 4,500। क्यों 4,500 आएगा? सीधा सीधा हिसाब है भाई, 6,000 का गुड्स था बराबर, और हमने उसे कॉस्ट प्लस 20 पे भेजा हुआ है ना। हमने कॉस्ट प्लस 20 पे भेजा हुआ है, तो अगर कॉस्ट है बेटा 100, प्रॉफिट है उस पे 20, तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी? ऑब्वियस सी बात है 120। अब वो सेलिंग प्राइस 120 एक्चुअली 6,000 हो चुकी है, तो फिर कॉस्ट उसकी कितनी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा कि ये कॉस्ट आती है 5,000, जिसका 20% लगा के ये हुआ है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा है तो आपको एक और तरीका बताता हूं। 20% ऑन कॉस्ट यानी 16.667% ऑन द प्रॉफिट्स, ऑन द सेल्स। तो आप 6,000 का 16.667% यानी 1/6, 1,000 रुपया माइनस करो तो 5,000 की कॉस्ट मिल जाएगी। और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कॉस्ट से भी 10% नीचे है, यानी कितने हो जाएगा? सिर्फ 4,500 रुपया रह जाएगा। तो कॉस्ट उसकी एनआरवी सिर्फ 10% उसकी नीचे है, हो गई बेटा 4,500। तो 4,500 उसका आंसर। क्लियर? स्टूडेंट्स वैसा ही ये वाला क्वेश्चन है, अब आप करेंगे एमटीपी May 21।
31 मार्च को गुड्स भेजे गए थे एट अ सेल प्राइस ऑफ 30,000 वेर लाइंग विद द कस्टमर सपन टू हुम गुड्स वेर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस वेर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स. Since no consent has been received from Sapan, you are required to pass adjustment entries, presuming that goods were sent on approval at a profit of cost plus 25%. Present market price is 20% less than the cost price. सही है. पहली वाली एंट्री तो 30,000 की आएगी, बराबर है. ट्रेड सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स, ये एंट्री तो उतने की आने वाली है, 30,000 की. बेटा आपको दूसरा अमाउंट खाली कैलकुलेट करके बताना है मुझे. कम ऑन, दूसरा अमाउंट कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा. 30,000 का सेलिंग प्राइस है, हमने भेजा था कॉस्ट प्लस 25%. मार्जिन कन्वर्ट करो, कॉस्ट पे 25 यानी सेल प्राइस पे 20%. तो इसका 20% पहले हटाएंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा, उसका भी 20% हटाओगे तो जाके प्रेजेंट मार्केट प्राइस मिलेगा. कम ऑन. तो 30,000 -20% दो बार करेंगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 19,200. ये उसका आंसर है. अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं. बेटे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, आपको मार्जिन कन्वर्जन याद है ना. लेक्चर अपने इस पे अपलोडेड भी है, अगर आप भूल गए हैं तो बेटा एक बार मार्जिन कन्वर्जन का लेक्चर फिर से देख लेना, ठीक है ना. मैंने अपलोड किया हुआ है वो वाला मार्जिन कन्वर्जन वाला. तो कॉस्ट प्राइस क्या बोलते हैं, सेल प्राइस 30,000 रुपए का था बेटा. जिस सेल प्राइस 30 है, सेल्स पे कितना परसेंट होगा अगर कॉस्ट पे 25 है. ये आप अच्छे से जानते हैं कि कॉस्ट पे 25% बोला यानी सेल प्राइस पे कितना हुआ, 20% हुआ. तो आप 30,000 का 20% हटा दीजिए तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 24,000. फिर उसने कहा था कि प्रेजेंट मार्केट प्राइस कॉस्ट से भी 20% लेस है, तो 24,000 माइनस 20% कर लेंगे तो आपको प्रेजेंट मार्केट वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी 19,200 रुपए. क्या सबको क्लियर हो गया. सेम क्वेश्चन. एमटीपी नवंबर 21, गुड्स भेजे गए 18,000 पे. मानसी टू गुड्स वे सेंट ऑन अप्रूवल, एक्चुअल सेल्स बोल के रिकॉर्ड हुआ था, कंसेंट हमें मिला नहीं है तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री मांगी गई है. प्रिज्यूमिंग गुड्स वेर सेंट ऑन अप्रूवल एट अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%. प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस. कम ऑन, गो फॉर इट गाइस, गो फॉर इट. बहुत सिंपल है. सही है प्रसाद. सही विपुल. सो सिंपल है. 18,000 रुपए पे कॉस्ट प्लस 20, याद रखिएगा कॉस्ट पे 20% यानी सेलिंग प्राइस पे 16.667% यानी 1/6. तो 13,000 का 1/6 क्या हो जाता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट है, यानी 3,000 का उसमें प्रॉफिट है तो उसकी कॉस्ट हो गई बेटा 15,000 रुपए, है ना. कॉस्ट पे 20 यानी कॉस्ट पे 1/5 यानी सेल्स पे 1/6, ठीक है ना. सो 1/6 इसका ले लिया, वो 3,000 हो गया तो बचा 15,000. और प्रेजेंट मार्केट प्राइस उससे भी 10% नीचे है, 15,000 माइनस 10%, ये हो गया बेटा 13,500 रुपए. तो ये एंट्री 13,500 पर आएगी. इन्वेंट्री विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग, पहली एंट्री जो थी सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स, ये एंट्री 18,000 पे थी. ठीक है, इजी था, है ना. अगले तो सब हमारे हुए हुए ही है, ठीक है. सो 15 हुआ है, 14 हो गया है, 13 हो गया है, ठीक है. अब अगली कैटेगरी स्टूडेंट्स, अब हमारे ना फर्स्ट कैटेगरी के सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, ठीक है. अब हम सीधा थर्ड कैटेगरी पे जा रहे हैं, ठीक है, जिसके दो तरीके के प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं.
थर्ड कैटेगरी के दो तरीके के प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं। एक है जहां पर आपको सेल और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर अकाउंट बनाना होता है, और दूसरा होता है जब आपको गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे बुक बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे दो अलग अलग वैरायटीज हैं थर्ड कैटेगरी में। ठीक है, तो उसको स्टडी करेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। ABC Limited supplied goods on sell or return basis to its customers. Goods are to be returned within 15 days from the date of dispatch, failing which it will be treated as sales. The books of BC Limited are closed on 31st March 21. The particulars of the same are as under. डेट ऑफ डिस्पैच दिया हुआ है, अलग अलग पार्टी का नाम, अमाउंट और उसका इन्फो भी दिया है कि कौन सा कब रिटर्न हुआ, कब अप्रूव हुआ, वगैरह वगैरह। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, दो चीजें आपको बनानी है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक्स, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो आपसे दो चीजें मांगी गई है। तो चलिए आप बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेट एक रेडी करेंगे, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, उसके बाद उसका नाम क्या करें, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड, नाम जैसा वो बोला है वैसा ही लिखने का, एंड रिटर्न डे बुक्स, रिटर्न डे बुक। बिल्कुल इस तरीके का एक फॉर्मेट रेडी करिए, ज्यादा नहीं बेटा, याद रखिएगा ज्यादा नहीं, 3 4 6 लाइन ही लगने वाली है, 6 से 7 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 6 से 7 लाइन बेटा आपको लगने वाला है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो, और इसके साथ साथ में आप क्या बनाएंगे, इसके साथ में आपको बनाना है सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, है ना, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट उसने कहा था, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। चलो मैंने ये अकाउंट भी रेडी रखा। ओके स्टूडेंट्स, तो चालू करते हैं। पहले ये वाला पूरा का पूरा आप बनाएंगे। स्टूडेंट्स क्या कहा है उस क्वेश्चन में, अच्छे से देखिए। हमने सप्लाई किए थे सेल और रिटर्न पे, गुड्स को 15 दिन में रिटर्न करना था। अगर वो 15 दिन में रिटर्न नहीं करेगा ना तो अपन सेल समझ लेंगे। ठीक है, बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती है, 10th ऑफ मार्च 21, कम ऑन 10th ऑफ मार्च 21, 10 मार्च 21। पार्टी का नाम क्या है, PQR। ठीक है, अमाउंट कितनी है उसकी, अमाउंट है बेटा 25,000। ठीक है, 25,000। उसके साथ क्या हुआ, उसकी तो इंफॉर्मेशन कुछ मिली ही नहीं 31 मार्च तक। अपन ने तो 10 मार्च को भेजा था, 15 दिन का ही टाइम दिया था उसको। तो 25 मार्च को क्या अज्यूम करेंगे अपन, पिक गया, अप्रूव हो गया, खत्म। मतलब सामने वाले ने अपने को कुछ बोला ही नहीं ना, अपन ने उसको क्या बोला था कि 15 दिन का टाइम है तेरे पास, 15 दिन में हमें बता दो यस है या नो है। तो अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, यस है। ठीक है, तो 15 दिन में कुछ नहीं बोलेगा तो यस अज्यूम करना है। 12 मार्च को डीएफ को भेजा है, 12 मार्च 21। मैं बीच में लाइन छोड़ रहा हूं ताकि प्रेजेंटेबल रख सके, आपको वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। डीएफ को कितना भेजा, 15,000, जो उसने कब रिटर्न कर दिया, 16 मार्च 21 उसने रिटर्न कर दिया है, पूरा का पूरा 15,000। नेक्स्ट 15 मार्च 21 GHI कितने का माल भेजा था, 40,000 का। 8,000 का माल उसने 20 मार्च को रिटर्न कर दिया। तो आप ये अज्यूम करेंगे 8,000 उसने रिटर्न किया है, यानी 32,000 उसने अप्रूव किया है। ठीक है ना, 32,000 बेटा उसने अप्रूव किया, ऐसा आपको अज्यूम करना होगा, क्योंकि अगर उसको रिटर्न ही करना होता तो एक साथ ही रिटर्न करता था ना सारे के सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 20 मार्च के गुड्स रिटर्न हो चुके हैं, 20 मार्च 21 DEF।
अमाउंट कितना है 10,000। कब रिटेन हो रहे हैं 24 मार्च 21 को। गुड्स अप्रूव्ड 10,000। ठीक है 25 मार्च 21 PQR 22,000 का माल और वो रिटेन हो गया 28 मार्च को। रिटेन हो गया 28 मार्च को। और लास्ट 30 मार्च 21 XYZ अमाउंट कितना था 35,000 जो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ बैलेंस है। बस अब आप इसके टोटल्स कर लें। ठीक है इजी है। ये हो गई पहली किताब। और उसके बाद उसने क्या कहा कि गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाओ। तो आप गुड्स और सेल और रिटर्न टोटल के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय सन्ड्री कस्टमर्स अकाउंट। बाय सन्ड्री कस्टमर्स इन सब की टोटल कितना अपन ने गुड्स भेजा वहां पे 1,47,000 टू सन्ड्रीज रिटर्न्ड। कितने का माल रिटर्न आ गया 23,000 टू सन्ड्रीज अप्रूव्ड 89,000 और जो बचा वो है टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना ऑब्वियस बात है जो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है 35 वो हमारा भी पेंडिंग है क्योंकि उस पार्टी का जिसने अभी तक येस नो नहीं बोला है वही पेंडिंग है बाकी तो सब हो गए। यस किसी को कोई डाउट कोई क्वेरीज। ठीक है इजी है। तो इस तरीके से बेटा पार्टी के नाम लिखे गए डेट्स लिखी गई अमाउंट्स लिखी गई कब वो सोल्ड रिटर्न हुआ वो लिख दिया गया। उसके बाद में बाय सन्ड्रीज की जगह उसने देखिए बाय गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न का नाम दिया हुआ है टू रिटर्न्स टू सेल्स। एक्चुअली वर्डिंग आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है एक्चुअली बाय गुड सेंट ऑन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि एंट्री क्या होती है कस्टमर टू सेल और रिटर्न। ये सेल और रिटर्न का अकाउंट है यहाँ पे बाय कस्टमर ही आना चाहिए बाय सन्ड्री कस्टमर्स। ठीक है और सो 147 और फिर ये तो ऑब्वियसली बात है टू रिटर्न्स टू सेल्स ये नेट टोटल उसकी जो भी है। इजी है चलो हाँ बस ऐसे ही 4 क्वेश्चन है अभी देखो ऐसे ही सेम टू सेम। ये देखिए ये क्वेश्चन हुआ वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है ना। RTP नवंबर 20 पार्टी के नाम दिए इसका इंफॉर्मेशन नहीं है इसको भी 15 दिन में अपने को येस नो करना था तो इसको कहाँ लिखोगे आप अप्रूव्ड के कॉलम में। इसको कहाँ लिखोगे ये रिटर्न के कॉलम में। इसमें से 2,000 रिटर्न आ गया तो आप क्या अज्यूम करोगे 10,000 अप्रूव हो गया 16,000 का क्या हो गया रिटेन हो गया 11,000 रिटेन हो गया बस आखिरी का इंफॉर्मेशन नहीं है। सेम क्वेश्चन है एकदम सिर्फ अमाउंट चेंज बस ये क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। वापस उसने 2 ही चीजें मांगी है आपसे। ठीक है तो सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्या ये वापस करने की जरूरत है क्या ये वापस करने की जरूरत है सेम टू सेम क्वेश्चन है अमाउंट खाली अलग है थोड़ी सी। तो ये देखिए वापस वैसा ही हुआ पार्टी का ये नाम डेट्स ठीक है रिटर्न अप्रूव्ड में वो सब टोटल हुआ और यहाँ पे देखिए बाय गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न टू रिटर्न्स टू सेल्स अमाउंट। ठीक है
चलो नेक्स्ट आरटीपी, सेम क्वेश्चन, सेम, अलग अलग नाम दिए, ये एक्सेप्ट हुए, ये एक्सेप्ट हुए, इसमें से 4,000 रिटर्न हुए, बाकी के वो फिर ये रिटर्न हुए, पहले वाले का कुछ हुआ नहीं लेकिन 10 दिन हो गए उसके, ये 10 दिन वाला था, ठीक है, तो 10 दिन उसके हो चुके हैं तो इसको अप्रूव्ड में ले लेंगे, बराबर है, और लास्ट वाला अभी भी अवेटेड है, तो सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इज अगेन द सेम क्वेश्चन, सिर्फ पार्टी के नाम बदल दिए गए हैं, ये देखिए पार्टी के नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं, सेम टू सेम है, बस एक चीज देखो, बाय गुड्स सेंट और इधर टू रिटर्न्स टू सेल्स लिख रहा है वो हर बार, है ना, टू रिटर्न्स टू सेल्स, तो आप भी ऐसा ही वर्डिंग लिखेंगे। चलिए अगला देखो, आरटीपी मई 22, वापस वही है, 15 दिन का टाइम है ना, फिर इन लोगों को भेजा गया अलग अलग डेट्स पे, ठीक है, फिर स्टिपुलेटेड टाइम में, बेटा यहाँ पे एक चीज अलग है, सीधा सीधा कह दिया है कि स्टिपुलेटेड टाइम में जी और आई ने रिटर्न कर दिया है, एच और जी और के ने एक्सेप्ट कर लिया है ना, एच जी और के ने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी डेट्स तो दी नहीं है कि कब एक्सेप्ट हुआ, तो आप ऐसे ही अज्यूम करेंगे सबको 15 दिन ऐड कर लेना, डेट का कॉलम तो बना लो तो अच्छा, के लिए करने जाएंगे तो एक्चुअली महीने के ऊपर चला जाएगा, नहीं थोड़ा सा, डेट जान दो, डेट छोड़ दो, डेट का को दिमाग लगाते हैं ना, और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल तो वैसे ही दिखेगा जैसा है, ठीक है, सिर्फ एक का पेंडिंग रह जाएगा, जी और आई का हो गया है रिटर्न, एच जी और के का एक्सेप्टेड, एल का पेंडिंग, सेम वैसे ही है, तो ये मई महीने में उन्होंने लेके चले गए डेट, बराबर 15-15 दिन ऐड करके किया है उन्होंने, ठीक है, बराबर 15-15 दिन ऐड किया हुआ है, और अब देखो उसने कैसा लिखा है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, अभी यहाँ पे एक्चुअली लिखा कस्टमर के नाम है, ये ना बाय कस्टमर होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है, और फिर एक एक का देखो, एक 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 डेट वाइज दे के रखा है, रिटर्न बाय जी सोल्ड टू एच, रिटर्न बाय आई सोल्ड टू जे, ठीक है, सो ये डिफरेंट है, वैसे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप ऐसा ना लिखें, आप डायरेक्टली सन्ड्रीज वगैरह लिख लीजिए, बस है, आप सन्ड्रीज वगैरह लिख लेंगे चलेगा, क्योंकि उसके टेक्स्ट बुक्स में भी वैसे ही है सब, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बस ये सब हो गए, एक ही इसमें अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो बस मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है बेटा ये वाला, एमटीपी मई 21 में पूछा हुआ सवाल, ये थोड़ा सा अलग है, तो ये हुआ तो हमारा रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। एक फर्म गुड्स सेंड करती है सेल और रिटर्न पर, यानी ये है ना, ये वाला अकाउंट बनाती है वो, सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट जैसा, लेकिन यहाँ पे हम लोग टोटल अकाउंट नहीं बना रहे, इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। सो गुड्स हम लोग सेल और रिटर्न पे भेज रहे हैं, कस्टमर के पास चॉइस है कि वो एक महीने में माल वापस कर सकते हैं, अलग अलग पार्टीज को भेजा गया, स्टिपुलेटेड टाइम में यूवी ने रिटर्न कर दिया, वी एक्स वाई ने बोल दिया कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म सेल और रिटर्न अकाउंट, कस्टमर डब्ल्यू फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट एज ऑन 15 नवंबर 2020, दो अकाउंट आपको बनाने हैं, एक आपको बनाना है सेल और रिटर्न अकाउंट, ठीक है, एक बनाना है बेटा सेल और रिटर्न अकाउंट, और दूसरा बनाना है कस्टमर डब्ल्यू फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट, कस्टमर डब्ल्यू फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट, बहुत छोटा सा रहेगा, ये सिर्फ 2 लाइन का अकाउंट बनेगा, सिर्फ 2 ही लाइन का अकाउंट होगा, सेल और रिटर्न वाला थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बाय सन्ड्री कस्टमर्स अकाउंट, सन्ड्री कस्टमर्स फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट, एक एक का बेटा मैं नाम लिखूंगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 10,000, 15,000, उसके बाद है तुम्हारा 18,000, 5500, 2,000 और 21,000, तो ये हम लोगों ने एक एक का बेटा यहाँ पे नाम सहित यहाँ लिख दिया है, टू सन्ड्री कस्टमर्स, अप्रूव्ड वाले कौन कौन से हैं, या टू सन्ड्री कस्टमर्स नहीं लिखो तो फिर ऐसा लिख दो, टू गुड्स अप्रूव्ड, टू गुड्स अप्रूव्ड
ऐसे भी ये मेमोरेंडम बुक है ना, मेमोरेंडम अकाउंट है, तो कुछ भी नाम लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अप्रूव करने वाले कौन कौन से थे, वी, एक्स और वाई, 15, 5500 और 2000, है ना। आप चाहे तो इंडिविजुअल टोटल करके लिखो, आप चाहे तो पार्टी के नाम लिख लो, वी एक्स वाई। तो वी एक्स वाई, वी वाला कितना है, वी वाला है 15,000, एक्स वाला कितना है, एक्स वाला है 5500, वाई वाला कितना है, हम्म, कितना हो गया, 15,000 प्लस 5500 प्लस 2000, ये हो गया 22,500। टू सन्ड्रीज या टू गुड्स रिटर्न, यू और डब्ल्यू ने रिटर्न कर दिए। यू, उसने कितना रिटर्न किया है, 10,000, और डब्ल्यू ने रिटर्न किया है 18,000, 28,000 का रिटर्न। और फिर इधर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन में बस एक ही पार्टी रहेगी, 21,000, जिसका अभी तक आया ही नहीं है कुछ डिटेल। और कस्टमर फॉर सेल और रिटर्न में क्या आएगा, इसमें डेट भी होनी चाहिए। इसमें डेट, क्योंकि अपन ने उसको कब भेजा था, डब्लू को अपन ने कब भेजा था, 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर टू सेल और रिटर्न अकाउंट, टू सेल और रिटर्न अकाउंट कितना, 12 तारीख को ना 18,000, और 12 अक्टूबर वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, याद रखिएगा एंट्री वही होती है, बाय सेल और रिटर्न अकाउंट। ऐसा इसलिए, वो एक्सेप्ट भी करेगा तो अपन यहाँ से मेमोरेंडम बुक से उसे हटा देंगे, रिजेक्ट भी करेगा तो अपन मेमोरेंडम बुक से उसे हटा देते हैं। याद रखिएगा, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में भी एंट्री यही बनने वाली है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा का। अब इसने बाय सन्ड्रीज लिख लिया है, टू सन्ड्रीज सेल्स रिटर्न, डिटेल नहीं दिया, अपन ने डिटेल दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, और ये हो गया। यस, किस चीज का रिकैप दूं विपुल, किस चीज का रिकैप, शॉर्ट में पूरा क्वेश्चन या चैप्टर, क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंपल है, हम लोगों ने अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग डेट पे सेल और रिटर्न पे माल भेजा है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन क्या एंट्री पास करेंगे, अपन सेल और रिटर्न लेजर अकाउंट ओपन करेंगे, उस सब में सारे कस्टमर्स को डेबिट करेंगे और सेल और रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। तो मैंने वही किया था, सारे कस्टमर, जैसे कस्टमर डब्लू को मैंने 12 अक्टूबर को माल भेजा, मैंने उसके डेबिट में क्या लिखा, टू सेल और रिटर्न 18,000, और मेरे सेल और रिटर्न के क्रेडिट में मैंने क्या लिखा, डब्लू का नाम लिखा और 18,000 लिख दिया। वैसे ही सभी कस्टमर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, देखिए ये एक मेमोरेंडम बुक है, रफ बुक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे सिर्फ तब तक रखते हैं जब तक सामने वाला यस नो ना बोले। अगर यस बोलेगा तो अपन एक्चुअल फाइनेंशियल बुक में उसकी एंट्री लिखेंगे, नो बोलेगा तो अपन क्या करेंगे, अपन उससे गुड्स वापस ले लेंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अपन सिर्फ तब तक ही यहां पे रखते हैं जब तक वो यस या ना बोले। अगर उसने यस भी बोल दिया तो भी हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल बुक में चली जाएगी, और नो बोल दिया तो भी हटा देंगे, क्योंकि अब वो अप्रूवल पे नहीं है, अब गुड्स आ गए अपने पास, तो इसलिए अपन यहाँ पे हटा देते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ वही दिखता है जितने का माल अभी भी अपने पास यस नो नहीं आया है, उतना ही क्लोजिंग बैलेंस दिखता है। इनफैक्ट ट्रू और फॉल्स का पहला ट्रू और फॉल्स यही था कि गुड्स और सेल और रिटर्न अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखाता है, गुड्स और सेल और रिटर्न का क्लोजिंग बैलेंस वही दिखाता है कि कितने कस्टमर ने अभी तक यस नो नहीं बोला है। ठीक है, क्लियर विपुल। देखिए, अब जब कस्टमर डब्ल्यू को अपन ने गुड्स भेजा ना, तो उसको डेबिट किया कि भाई अपने को इससे लेने का है, जब वो यस बोलेगा तो यहां से हटा के फाइनेंशियल बुक में डाल देंगे, नो बोलेगा तो भी हटा देंगे क्योंकि गुड्स तो वापस आ गए। अंडरस्टैंड, तो इसलिए वो यस बोले या नो बोले, अपने को दोनों भी केस में इधर रिवर्स ही करना पड़ता है। सो that is all from this chapter, है ना। This was very easy chapter as you have already seen। ठीक है, so that is all
इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग एक अगला चैप्टर जो है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।